बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम बेसिकली 2-4 छोटे-छोटे टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्यूमर जो है वो उसकी इन्वेजन और किसी दूसरे सराउंडिंग नेबरिंग आर्गन तक वो किस तरह स्प्रेड करता है। तो सबसे पहले ये देखेंगे, फिर इसके बाद हम बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर के दरमियान कुछ डिफरेंसेस देखेंगे। फिर हम देखेंगे ट्यूमर की जो स्टेनिंग है उसको देखेंगे। फिर उसके बाद ट्यूमर की ग्रेडिंग और स्टेजिंग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ट्यूमर की प्रोग्रेशन। ट्यूमर प्रोग्रेस किस तरह करता है, इसका मतलब है ट्यूमर स्प्रेड किस तरह करता है। तो सबसे पहले ट्यूमर की स्प्रेड के लिए ज़रूरी है कि ट्यूमर का इन्वेड करना ज़रूरी है। ट्यूमर जो हमने पढ़े हैं वो दो तरह के थे, एक होते हैं बिनाइन और एक होते हैं मैलिग्नेंट। यानी कि सबसे पहले डीएनए के अंदर डैमेज हुआ, डीएनए डैमेज के नतीजे में सेल के अंदर क्या आ गई, म्यूटेशन आ गई, और इन म्यूटेशन के नतीजे में जो की रेगुलेटरी सिस्टम थे ऑफ सेल इनके अंदर आ जाता है ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ऑन्कोजीन्स आ गए थे, प्रोटो ऑन्कोजीन्स। अच्छा, और इसके अलावा आ गए थे रेगुलेटर्स ऑफ अपोप्टोसिस। ये जो सिस्टम है ये डिस्टर्ब हो गए थे, और इस डिस्टर्बेंस के नतीजे में क्या हो गई थी, जो सेल था जिस सेल के अंदर ये सिस्टम डिस्टर्ब हो गए हैं उसकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन, और इसके नतीजे में यानी कि क्या क्या हो गया, नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन, यानी कि आप कह सकते हैं इसे ट्यूमर हो गया, नॉर्मल सेल ट्यूमर सेल के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब हमने देखना है कि ये जो सेल है ये ट्यूमर के अंदर जो कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पे बहुत सारे जो भी सेल है ये ट्यूमर के सेल बन गए। अब ये देखना है कि अगर ये ट्यूमर के सेल ये अपने किसी नेबरिंग आर्गन तक ये इन्वेड किस तरह करती है और वहाँ तक किस तरह पहुँचते हैं। तो इस इन्वेजन के लिए सबसे पहले इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत है ट्यूमर का इन्वेड करना। अच्छा, इन्वेजन के अंदर क्या होता है कि ये कोई भी सराउंडिंग आर्गन हो गया, ये उसकी आ गई एपिथेलियल लाइनिंग आ गई, ये एपिथेलियल सेल है उसके। अच्छा, एपिथेलियल सेल के नीचे आ गई उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नतीजे में ये एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स आ गया जिसके अंदर ये डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन, फाइब्रोनेक्टिन वगैरह आ गई। अच्छा, सबसे पहले अगर तो ट्यूमर ने इन्वेड करना है तो सबसे पहले उसने क्या करना है, ये ट्यूमर के सेल है, ट्यूमर ने इन्वेड करना उसके लिए सबसे पहले उससे ज़रूरी है कि इस एपिथेलियल लाइनिंग को क्रॉस करे। नॉर्मल जो एपिथेलियल सेल होते हैं वो आपस में ई कैडरीन प्रोटीन होती है इसके ज़रिए जुड़े होते हैं, ई कैडरीन। अच्छा, तो अगर इस ट्यूमर सेल को इस एपिथेलियल लाइनिंग को क्रॉस करना है तो उससे सेल को और ट्यूमर को ये जो सेल के दरमियान ई कैडरीन के जो जंक्शन है इसे तोड़ना होगा। तो ये क्या करता है, ट्यूमर का सेल है डिफरेंट साइटोकाइन प्रोड्यूस करता है। उस साइटोकाइन के नतीजे में ये जो ई कैडरीन है इसे डाउन रेगुलेट करता है। उस डाउन रेगुलेट के नतीजे में एपिथेलियल सेल के दरमियान जो कनेक्शन है ये लूज़ हो जाता है, और एपिथेलियल सेल जो है ये इनके दरमियान से इन्वेड करके यहाँ तक पहुँच जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन तक। अब जब बेसमेंट मेम्ब्रेन तक पहुँच गया तो उसने क्या करना है, अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को उसने डिस्ट्रॉय करना है। बेसमेंट मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करेगा बाय प्रोड्यूसिंग डिफरेंट एंजाइम लाइक कोलेजिनेज। कोलेजिनेज क्या करके बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर जो कोलेजन है उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसके नतीजे में बेसमेंट मेम्ब्रेन वीक हो जाएगी, और ट्यूमर का जो सेल है ये इसको प्रेस्क्रिप्ट मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए इधर आ जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन है लाइक फाइब्रोनेक्टिन इनके साथ अटैच होकर लोकली मूवमेंट शो करेंगे। और जब इस मूवमेंट के नतीजे में ये किसी सराउंडिंग ब्लड वेसल या लिम्फेटिक वेसल तक पहुंचेंगे, तो जब ये ट्यूमर इस ब्लड वेसल या लिम्फेटिक वेसल के अंदर एंटर होगा तो पार्ट ऑफ सर्कुलेशन बनेगा, और सर्कुलेशन के नतीजे में किसी भी डिस्टेंट आर्गन तक रीच करके वहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा, वहाँ पे स्टे कर जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात हो ये है कि कौन से ट्यूमर हो गए जो ब्लड के थ्रू स्प्रेड करते हैं, और कौन से ट्यूमर जो हैं वो लिम्फेटिक वेसल के अंदर एंटर होकर लिम्फ के साथ स्प्रेड करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ट्यूमर बनते हैं इनमें से जो कार्सिनोमाज होते हैं, कार्सिनोमा क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ एपिथेलियल सेल। यानी कि एपिथेलियल सेल के जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये किसके थ्रू स्प्रेड होती हैं, ये लिम्फेटिक वेसल के थ्रू स्प्रेड होती है। ठीक है, लेकिन सारे कार्सिनोमा लिम्फेटिक वेसल के थ्रू स्प्रेड नहीं करते, कुछ और भी होते हैं, उन्हें बाद में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो सार्कोमास होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, सार्कोमा क्या होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये सार्कोमास किसके थ्रू स्प्रेड करते हैं, ये ब्लड वेसल के थ्रू। अच्छा, ब्लड वेसल के थ्रू एक क्या स्प्रेड कौन कर रहे हैं, सार्कोमा। इसके अलावा कुछ कार्सिनोमा होते हैं जो ब्लड वेसल के थ्रू स्प्रेड करते हैं। ये कौन से स्पेशल कार्सिनोमा, इनमें से आ जाता है एक हिपैटो सेलुलर कार्सिनोमा। अच्छा, हिपैटो सेलुलर कार्सिनोमा हो गया। इसके अलावा आगे फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। इसके अलावा आ जाते हैं रीनल सेल कार्सिनोमा। अच्छा, रीनल सेल कार्सिनोमा के अलावा आ जाते हैं कोरियोजेनिक कार्सिनोमा। अच्छा, कोरियोजेनिक कार्सिनोमा क्या होते हैं, ये प्लेसेंटा के अंदर जो मौजूद
ट्रोफोब्लास्टिक सेल होते हैं उनका ट्यूमर होता है। अच्छा, तो ये जो चार जो ट्यूमर हैं, चार जो कार्सिनोमा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, फॉलिकुलर कार्सिनोमा, थायराइड सेल कार्सिनोमा और कोरियोजेनिक कार्सिनोमा, ये स्प्रेड करते हैं ब्लड वेसल के थ्रू। इन्हें याद किससे करना, मैंने तो इन्हें याद रखा हुआ था, हमें फास्ट यानी कि रोज़े रखने चाहिए। तो इस नमूने के थ्रू मैंने तो जो चार जो स्पेशल कार्सिनोमा जो ब्लड के थ्रू स्प्रेड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें याद रखना होगा कि ये जो ब्लड के थ्रू कौन कौन से कार्सिनोमा स्प्रेड करते हैं। तो इन्हें मैं तो इस नमूने के जरिए याद कर लेता था। तो ये तो होगा किस तरीके से ये ट्यूमर है इसने पहले इन्वेड किया, फिर किस रूट के थ्रू ये स्प्रेड हुआ अपने आर्गन तक। अब जब ज़ाहिर सी बात है, जब ब्लड वेसल या लिम्फेटिक वेसल के अंदर एंटर हो गया, तो फिर ये जाके किसी भी आर्गन तक ये ईजिली जाके वहाँ पे ये मेटास्टाइज कर जाएगा। अच्छा, ये होगा ट्यूमर प्रोग्रेस करता है किस तरह करता है। अभी हम देखने जा रहे हैं कि जो ट्यूमर जो टाइप्स हैं जिनके अंदर आ जाते हैं बिनाइन ट्यूमर, दूसरे कौन से हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, या जिसे हम कैंसर भी कहते हैं। इनके दरमियान हमने डिफरेंस देखने हैं। सबसे पहले तो इनके दरमियान कुछ क्लिनिकल डिफरेंस देखते हैं कि जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो स्लोली ग्रो करता है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या कहते हैं, ये फास्ट ग्रो करते हैं। इसके अलावा बिनाइन ट्यूमर जो हैं वो वेल सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड नहीं होते, ये पोरली सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं। फिर इसके अलावा हो गया ये, चूँकि ये बिनाइन ट्यूमर जो है ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड है, तो इसका मतलब क्या है, ये ट्यूमर क्या है, डिस्टिंक्ट है, वेल प्रोमिनेंट होते हैं। लेकिन ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये पोरली सर्कमस्क्राइब्ड है, तो ये डिस्टिंक्ट नहीं होता, ये इन्फिल्ट्रेटिव होते हैं। ये इस तरह करके आर्गन के अंदर थोड़ा बहुत उन्होंने इन्फिल्ट्रेट वगैरह किया था, ये इस तरीके से डिस्टिंक्ट नहीं होता जितने डिस्टिंक्ट ये बिनाइन ट्यूमर होते हैं। फिर इसके अलावा वैसे तो ये बिनाइन ट्यूमर है एक जगह पे जाकर फिक्स हो जाते हैं, दूसरी आर्गन को मेटास्टाइज नहीं करते, लेकिन जिस जगह पर मौजूद होते हैं वहाँ पर ये मोबिलिटी शो करते हैं। और मैलिग्नेंट ट्यूमर जहाँ पे एक जगह पर जाकर इन्होंने रुक के यहाँ पे जाके ये मेटास्टाइज हो गए, जहाँ पे जाकर इन्होंने काम कर लिया, वहाँ से फिर ये फिक्स होते हैं, मूव बिल्कुल नहीं करते, फिक्स्ड होते हैं। अच्छा, फिर इनके दरमियान कुछ हिस्टोलॉजिकल डिफरेंसेस देखते हैं कि जो बिनाइन ट्यूमर है इनकी ग्रोथ क्या होती है, इनकी ग्रोथ वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, लेकिन ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर ये पुअरली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अच्छा, फिर जो बिनाइन ट्यूमर है इनमें जो न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशियो है वो क्या होती है, कम है। न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशियो कम होने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस का साइज़ छोटा है, साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट है बड़ा है। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है इनके अंदर न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस का साइज़ साइटोप्लाज्म की निस्बत ज़्यादा है, यानी कि इसका कंटेंट जो हो जाता है। अच्छा, फिर इसके अलावा जो बिनाइन ट्यूमर है ये इन्वेजन शो नहीं करते, ये एक जगह भी रुक जाते हैं, नो इन्वेजन। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये इन्वेजन शो करते हैं। और जो बिनाइन ट्यूमर इनकी माइटोटिक एक्टिविटी जो है स्लो होती है, इस वजह से ये स्लोली ग्रो करती है और इनकी माइटोटिक एक्टिविटी क्या होती है, ये ज़्यादा होती है। अच्छा, फिर इनका जो न्यूक्लियस होता है, जो बिनाइन ट्यूमर है इनका जो न्यूक्लियस होता है ये यूनिफॉर्म होता है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर का जो न्यूक्लियस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, ये पॉलीमॉर्फिक होता है, पॉलीमॉर्फिक। अच्छा, लास्ट पे जो फीचर है वो सबको पता होगा, जो बिनाइन ट्यूमर है ये मेटास्टेसिस इनमें नहीं होती, और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उनका जो हॉल मार्किंग वो क्या होता है, उनका हॉल मार्किंग मेटास्टेसिस होता है। अच्छा, ये वो बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर के दरमियान डिफरेंस है। फिर आते हैं कि हम ट्यूमर की स्टेनिंग किस तरह करते हैं। स्टेनिंग में हमने बेसिकली ये देखना है कि हमें किस तरह, मतलब स्टेनिंग करने का पर्पज़ ये है कि हमें किस तरह पता चलेगा जो जिन सेल के अंदर ये ट्यूमर हुआ है वो कौन सा सेल है, वो एपिथेलियल सेल है, वो नर्व टिश्यू है, वो मसल के टिश्यू हैं, वो कौन से सेल हैं। तो इसके लिए क्या कहता है, स्टेनिंग में किया जाता है कुछ स्पेसिफिक इंटरमीडिएट फिलामेंट्स उनको स्टेन कर लिया जाता है। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को स्टेन करने का क्या फ़ायदा होता है, कुछ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल के अंदर मौजूद होती हैं, वो किसी और टाइप ऑफ सेल के अंदर मौजूद नहीं होती। जब हमें पता चल गया कि ये फलां इंटरमीडिएट फिलामेंट इस सेल के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब है हमें पता चल गया कि अब जो इंटरमीडिएट फिलामेंट ये प्रेजेंट, तो हम आइडिया लगा सकते हैं ये इंटरमीडिएट फिलामेंट किस सेल के अंदर मौजूद होती है। सपोज ये एपिथेलियल सेल के अंदर मौजूद है, तो हमें पता चल गया ये जो ट्यूमर है ये क्या है, एपिथेलियल सेल का ट्यूमर है। तो ये था इसका कंसेप्ट। अब हम इसको डिस्कस करते हैं किस तरीके से डिफरेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो किस किस सेल के अंदर मौजूद होती हैं। सबसे पहले अगर तो केराटिन फिलामेंट पॉजिटिव है स्टेनिंग के अंदर, तो इसका मतलब यह है कि कौन सा सेल है, कौन सा सेल का ट्यूमर है, एपिथेलियल सेल का। और अगर GF
ये पी पॉजिटिव है, ग्लियल फाइब्रिलरी एसिड प्रोटीन पॉजिटिव है। तो ये कौन सा सेल हो गए, ग्लियल सेल हो गए, ये हम क्या लेते हैं न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन के अंदर। अच्छा, अगर ये न्यूरोफिलामेंट्स पॉजिटिव है तो उसका मतलब ये क्या है, ये न्यूरॉन्स है। अच्छा, और अगर विमेंटन पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या है, ये क्या है, मीजन काइमल सेल का ट्यूमर है। अच्छा, और अगर डेस्मिन पॉजिटिव है, डेस्मिन पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि ये मसल सेल है, मसल सेल का ट्यूमर है। इसके अलावा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के अलावा कुछ डिफरेंट स्पेसिफिक प्रोटीन या स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर्स होते हैं जो भी स्पेशल टाइप ऑफ सेल के अंदर मौजूद है, किसी और टाइप ऑफ सेल के अंदर मौजूद नहीं थे। तो ये भी अगर हम डिटरमाइन कर ले तो हमें पता चल जाता है कि ट्यूमर जो किस सेल का है। इसकी एग्जाम्पल देते हैं क्रोमोग्रेनिन। अच्छा, क्रोमोग्रेनिन अगर प्रोटीन पॉजिटिव है तो उसका मतलब यह है कि ट्यूमर कौन सा सेल का है, न्यूरो एंडोक्राइन सेल का। क्रोमोग्रेनिन क्या है, क्रोमोग्रेनिन एक सेक्रेटरी प्रोटीन होती है जो किन पे एक्सप्रेस होती है, न्यूरो एंडोक्राइन सेल के ऊपर। न्यूरो एंडोक्राइन सेल होते हैं जो कि बहुत प्रॉपर्टी शो करती है, नर्वस टिश्यू और एंडोक्राइन सेल दोनों की ना प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो क्रोमोग्रेनिन पॉजिटिव का मतलब क्या है, न्यूरो एंडोक्राइन सेल है। फिर इसके अलावा अगर S100 प्रोटीन पॉजिटिव है तो उसका क्या मतलब है, ये लैंगरहैंस सेल है। लैंगरहैंस सेल क्या है, ये मोनोसाइट ड्राइव्ड सेल होते हैं स्किन के अंदर। लैंगरहैंस सेल हो सकते हैं। यहाँ फिर ये श्वान सेल का ट्यूमर होता है। श्वान सेल क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिनेशन का काम करते हैं। यहाँ फिर ये मिलानोसाइट्स का ट्यूमर हो सकता है। मिलानोसाइट क्या स्किन के अंदर मौजूद सेल होते हैं जो स्किन का कलर डिटरमाइन करते हैं। अच्छा, क्रोमोग्रेनिन भी हो गया, S100 भी हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं थायरोग्लोब्यूलिन। अगर थायरोग्लोब्यूलिन पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या है, थायराइड फॉलिकुलर सेल है। और अगर एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर का पॉजिटिव का मतलब ये है कि एस्ट्रोजन के रिसेप्टर है वो प्रेजेंट है किस सेल के ऊपर, तो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर ब्रेस्ट की जो एपिथेलियम होती है इसके ऊपर प्रेजेंट होती है। अच्छा, इसके अलावा एंड पे हम देखते हैं, एंड पे आ गया ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ये एक स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर है जो किस पे प्रेजेंट होता है, सिर्फ प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा के सेल जिससे प्रोड्यूस करते हैं। तो अभी हमने देख लिया इसको, स्टेनिंग को भी देख लिया। तो स्टेनिंग के बाद हम सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ट्यूमर मार्कर्स क्या होते हैं। ट्यूमर मार्कर्स स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं जो कि ट्यूमर के सेल प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस करने के बाद इसे सीरम के अंदर, ब्लड सीरम के अंदर शामिल कर देते हैं। तो यानी कि अगर ब्लड सीरम के अंदर कोई स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर प्रेजेंट है, जिसकी सपोज ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ले लेते हैं। अच्छा, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन के ब्लड के अंदर प्रेजेंट है तो इसका क्या मतलब है कि हमें जो है वो प्रोस्टेटिक किसी भी पेशेंट को प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा हुआ है। तो सबसे पहले तो जो ट्यूमर मार्कर है ये स्क्रीनिंग के अंदर हेल्प करते हैं। यानी कि अगर हम स्क्रीनिंग कर लिया तो सीरम मार्कर पॉजिटिव आ गया तो उसका मतलब या सीरम ट्यूमर मार्कर पॉजिटिव आने का क्या मतलब है कि ट्यूमर है। और इसके अलावा जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं ट्यूमर का तो ट्रीटमेंट के अंदर भी हेल्प करते हैं। यानी कि अगर हम ट्रीटमेंट सपोज कोई स्पेसिफिक कीमोथेरेपी वगैरह कर रहे हैं तो हमने देखना है कि जो हमारा ट्रीटमेंट है वो ठीक जा भी रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम जो स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर है उसका लेवल चेक करते हैं। अगर जो लेवल कम हो रहा है तो उसका मतलब क्या हमारा जो ट्रीटमेंट है वो ठीक जा रहा है। तो अगर ये लेवल वगैरह चेंज वगैरह नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुली जारी नहीं है। तो ये था सीरम ट्यूमर मार्कर हो गया। फिर इसके अलावा हम देखते हैं ट्यूमर की ग्रेडिंग और ट्यूमर की स्टेजिंग। अच्छा, ग्रेडिंग के अंदर हमने ट्यूमर को डिवाइड किया होता है लो ग्रेड और हाई ग्रेड के अंदर। किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं लो और हाई को, ये ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। इसका क्या मतलब है, ऑन दी बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका मतलब ये है कि माइक्रोस्कोपी लेवल पे हम देखते हैं जो ट्यूमर सेल है ये अपने सराउंडिंग सेल के साथ कितना मिलजुल रहा है, कितना रिजेंबल कर रहा है। अगर तो जो ट्यूमर का सेल अपने सराउंडिंग सेल के साथ ज़्यादा मिल रहा है, उनके जैसे लग रहा है, तो उसे हम कहते हैं वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर। और वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर कौन से होते हैं, लो ग्रेड ट्यूमर होते हैं। और अगर ये अपने सराउंडिंग सेल के साथ नहीं मिल रहा तो उसे हम क्या कहते हैं, पुअरली डिफरेंशिएटेड सेल। और पुअरली डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या मतलब है, हाई ग्रेड। तो इस बेसिस पे ना ट्यूमर की डिफरेंशिएशन के बेस पे हमने इसे डिवाइड किया था लो ग्रेड पे और हाई ग्रेड पे। फिर इसके अलावा स्टेजिंग पे हमने ट्यूमर के साइज़ और उसकी स्प्रेड या उसकी आप कह रहे हैं डेप्थ ऑफ इन्वेजन, इन बेसिस पर हमने जो ट्यूमर है उसे डिवाइड किया था स्टेजेस पर। और स्टेजिंग के लिए जो बेस्ट मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिस्टम है वो होता है TNM सिस्टम यूज़ होता है ट्यूमर की स्टेजिंग के लिए। TNM सिस्टम में जो टी है, टी का मतलब है कि ट्यूमर का साइज़ और ट्यूमर का स्प्रेड कर लें। अच्छा, यानी कि टी में हम टी से हम रहा ट्यूमर का साइज़ और स्प्रेड, यानी कि ट्यूमर के साइज़ और स्प्रेड के अंदर मान कि ट्यूमर का साइज़ छोटा है, बड़ा है या उससे बड़ा है, और ट्यूमर कितना ज़्यादा इन्वेड कर चुका है, इस बेसिस पर हमने ट्यूमर को डिवाइड करना होता है T1 कैटेगरी में, T2,
T3 और T4 में। अच्छा, फिर इसके बाद एन से मुराद है कि लिम्फ नोड, यानी कि ट्यूमर जो है लिम्फ नोड तक स्प्रेड कर चुका है कि नहीं। अगर ट्यूमर लिम्फ नोड तक स्प्रेड नहीं किया तो उसे हम कैटेगराइज कर देंगे N0। अगर स्प्रेड कर चुका है तो उसे N1, N2 या N3 में कैटेगराइज कर देंगे। फिर इसके अलावा एम का मतलब ये है कि ट्यूमर ने मेटास्टाइज किया हुआ कि नहीं, ट्यूमर मेटास्टेसिस शो कर रहा है कि नहीं। अगर ट्यूमर मेटास्टेसिस नहीं शो कर रहा तो उसे M0 हम मार्क कर देंगे। अगर मेटास्टेसिस शो कर रहा है तो उसे हम क्या कर देंगे, मार्क M1। तो ये था ट्यूमर की ग्रेडिंग और फिर उसके हमें देखी स्टेजिंग। तो अभी जल्दी से इसको रिवाइज कर लिया। सबसे पहले हमने देखा कि ट्यूमर जो है वो किस तरह से इन्वेड करता है और ट्यूमर किस तरीके से ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल के अंदर एंटर होता है। ट्यूमर की इन्वेजन के लिए ज़रूरी होता है सबसे पहले वो जो एपिथेलियल लाइनिंग है किसी भी ऑर्गन की, उनको उनके दरमियान जो कनेक्शन है ई का उसे डाउन रेगुलेट करने के बाद जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसे डैमेज करता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन से डैमेज करने के बाद एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आकर डिफरेंट एक्स्ट्रा सेलुलर की जो मैट्रिक्स की प्रोटीन है लाइक फाइब्रोनेक्टिन उनके साथ अटैच कर देता है और लोकली स्प्रेड करता है। फिर ये स्प्रेड होता ब्लड वेसल या लिम्फेटिक वेसल के में एंटर हो जाता है और ब्लड वेसल लिम्फेटिक वेसल में एंटर होने के बाद ये डिफरेंट आर्गन के तक स्प्रेड हो जाता है। अच्छा, लेकिन कौन से ट्यूमर जो है ब्लड वेसल के में स्प्रेड करते हैं, कौन से लिम्फ वेसल में। तो जो जितने भी हमारी बॉडी के अंदर कार्सिनोमास थे मोस्टली वो किसके थ्रू स्प्रेड करते हैं, कार्सिनोमा लिम्फ वेसल के थ्रू स्प्रेड करते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक कार्सिनोमा जिनके अंदर आ जाता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, फॉलिकुलर सेल ऑफ थायराइड, इनका कार्सिनोमा जो है रीनल सेल कार्सिनोमा, कोरिजेनिक कार्सिनोमा, ये जो कार्सिनोमा ये स्प्रेड करते हैं ब्लड वेसल के थ्रू। इसके अलावा जितने भी हमारी बॉडी के अंदर सार्कोमास होते हैं ये भी ब्लड वेसल के थ्रू स्प्रेड करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर के दरमियान कुछ डिफरेंस। बिनाइन ट्यूमर स्लोली ग्रो करते हैं, ये फास्ट ग्रो करते हैं, ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं, जबकि मेलिग्नेंट जो है पूरी सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं। बिनाइन ट्यूमर डिस्टिंक्ट होती है, ये इन्फिल्ट्रेटिव होती है और बिनाइन ट्यूमर मोबाइल होते हैं, जबकि जी अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। इनकी जो ग्रोथ है बिनाइन ट्यूमर की अर्नाइज होती है, इनकी पूरली अर्नाइज होती है। इनकी जो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म रेशियो है कम है और इनकी हाई होती है। बिनाइन ट्यूमर जो है वो इन्वेजन शो नहीं करते, जबकि मेलिग्नेंट ट्यूमर स्पेशली ये इन्वेजन शो करते हैं। फिर मेलिग्नेंट ट्यूमर की जो क्योंकि स्लो ग्रोथ है इसका मतलब है इनकी माइटोटिक एक्टिविटी भी कम है और मेलिग्नेंट ट्यूमर की माइटोटिक एक्टिविटी हाई होती है। इनका जो न्यूक्लियस है ये यूनिफॉर्म होता है, इनका न्यूक्लियस यूनिफॉर्म नहीं होता, ये पॉलीमार्फिक होता है और मेटास्टेसिस बिनाइन ट्यूमर शो नहीं करते, जबकि मेलिग्नेंट ट्यूमर मेटास्टेसिस शो करते हैं। फिर हमने स्टेनिंग देखी। स्टेनिंग के अंदर हम सबसे पहले कुछ इंटरमीडिएट फिलामेंट को स्टेन कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि जो ट्यूमर है किस सेल का। अगर केराटिन पॉजिटिव है तो एपिथेलियल सेल, अगर GFAP पॉजिटिव है तो उसका मतलब न्यूरोगोलियल सेल, और अगर न्यूरोफिलामेंट पॉजिटिव है तो मतलब न्यूरॉन्स, और विमेंटल पॉजिटिव का मतलब मेसेनकाइमल सेल, और डेस्मिन पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, मसल। फिर इसके अलावा अगर क्रोमोग्रेनिन पॉजिटिव है तो ये न्यूरो एंडोक्राइन सेल हो गया, लाइक स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग्स हो गया। S100 पॉजिटिव का मतलब ये है कि लैंगर एंड साल्दा या श्वानोमा या मेलानोमा हो गया। फिर इसके अलावा थायराइड ग्लोबुलिन पॉजिटिव का मतलब ये है कि थायराइड फॉलिकुलर सेल का कार्सिनोमा है। और एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि ये ब्रेस्ट एपिथेलियम जो है उसका ट्यूमर है। फिर इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर हमने देखा है। ट्यूमर मार्कर प्रोटीन होते हैं जो ब्लड के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें प्रोड्यूस कौन करता है, ट्यूमर। फिर इसमें हमने जो प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन की एग्जांपल देखी, जो कौन प्रोड्यूस करता है, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में प्रोड्यूस होता है। और फिर ट्यूमर की ग्रेडिंग ऑन द बेसिस होती है डिफरेंशिएशन की बेस पर लो और हाई ग्रेड के अंदर डिफरेंशिएट किया जाता है। स्टेजिंग के अंदर साइज स्प्रेड और इमेजन की बेस पर ट्यूमर को स्टेज किया जाता है। और इसका जो मोस्ट कॉमनली यूज जो सिस्टम है वो TNM सिस्टम होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर और इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है 3rd चैप्टर वो ख़त्म हो गया है।